दिल सा वैसी कभी काबू में ना आया यारो, हार कर बैठ गए जाल बिछाने वाले। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने भारत पर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की इसी भड़ास का एक मिशन था पनडुब्बी गाजी, जो भारत की सीमा में आई थी भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को मारने, और खुद ऐसी मौत मरी कि आज तक रहस्य बना हुआ है। ये बात है 1971 की, जब भारत पाक युद्ध सुलग चुका था। पाकिस्तान भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था। जब युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर प्लान बनाए गए तो इन्हीं में से एक प्लान बनाया गया भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने का, और इसकी जिम्मेदारी दी गई पनडुब्बी गाजी को। 8 नवंबर 1971 का दिन सुबह सुबह का समय था। पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद को नौसेना मुख्यालय बुलाया गया, जहां नेवल वेलफेयर ऑफ ऑपरेशन प्लान्स के निर्देशक बोम्पल ने एक लिफाफा देते हुए कहा कि नौसेना प्रमुख ने आपको भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी दी। इस लिफाफे में आईएनएस विक्रांत की सभी जानकारी व जरूरी निर्देश है। आपको अगले 10 दिन में इस मिशन के लिए कूच करना है। 14 नवंबर से 24 नवंबर के बीच पाकिस्तान ने अपनी सभी पनडुब्बियों को पहले से तय गश्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ जाने के आदेश दे दिया था। पनडुब्बी पीएनएस गाजी को पहले बंगाल की खाड़ी में जाकर आईएनएस विक्रांत को ढूंढने व तबाह करने का आदेश मिला था। उस समय पाकिस्तान के पास गाजी ही एकमात्र ऐसी पनडुब्बी थी जो इतनी दूर जाकर किसी दूसरे देश के जल क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखती थी। इतनी लंबी दूरी तय करके भारतीय जल क्षेत्र में घुसकर भारतीय पोत पर हमला करने की इस नासमझ के पीछे पाकिस्तान की समझ ये थी कि अगर गाजी विक्रांत को तबाह करने या नुकसान पहुंचाने में सफल होती है तो इसका भारत पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वही पाकिस्तान की नौसेना क्षमता पर प्रभाव बढ़ जाएगा। यही कारण रहा कि पाकिस्तान ने सभी आशंकाओं के बावजूद इस मिशन को मंजूरी दे दी थी। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला वायुयान वाहक पोत था, जिसे 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 के भारत पाक के युद्ध के वक्त आईएनएस विक्रांत के कमांडर कैप्टन अरुण प्रकाश थे। इनके पास जो इस पोत की रिपोर्ट थी उसके अनुसार विक्रांत के बॉयलर के वाटर ड्रीम में क्रैक आ गए थे, जिनकी मरम्मत भारत में नहीं हो सकती थी, और यही वजह थी कि 1965 के युद्ध में भी विक्रांत को शामिल नहीं किया गया था। इस वक्त विक्रांत बॉयलर में क्रैक की वजह से अधिकतम 12 नॉट्स की गति से ही चल सकता था, जबकि किसी भी विमान वाहक पोत के लिए ये जरूरी होता है कि लड़ाकू विमान को हवा में उड़ाने के लिए उसकी गति 20 से 25 नॉट्स हो। इस समय विक्रांत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में तैनात था, लेकिन इसकी हालत खराब देखते हुए नौसेना मुख्यालय ने तय किया कि इसे पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनाने में ही भलाई है। नवंबर 1971 को पाक जासूस पाकिस्तानी हैंडलर्स को विक्रांत के मुंबई में होने की सूचना दे रहे हैं, लेकिन 13 नवंबर को उनको पता चला कि विक्रांत अचानक गायब हो गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी जासूसों को फिर से पता चलता है कि विक्रांत अब मद्रास पहुंच चुका है। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान समर्थक एक पश्चिमी देश का जहाज
मद्रास आया और यहाँ इसमें कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसने मद्रास बंदरगाह के आसपास कई परीक्षण उड़ानें भरी। माना जाता है कि उन उड़ानों का उद्देश्य विक्रांत के यहाँ होने की पुष्टि करना भी था। इधर भारत में खुफिया तरीके से वायरलेस संदेश सुनने वाले मेजर धर्म देवदत्त पाकिस्तानी नौसेना का एक कोड तोड़ने में सफल हो गए और यहीं से पहली बार भारतीय रक्षा तंत्र को पता चला कि पाकिस्तानी नौसेना का मुख्य उद्देश्य भारतीय पोत INS विक्रांत को तबाह करना है और दूसरा उद्देश्य अपनी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय अन्य पोतों को डुबाना है। पनडुब्बी PNS गाजी का सफर। पनडुब्बी PNS गाजी 14 नवंबर 1971 को कराची से अपने मिशन की ओर रवाना हुई। गाजी कराची से पहले श्रीलंका गई और वहां त्रिकोमाली में 18 नवंबर को ईंधन भरवाया। गाजी यहां से अपने मिशन पर निकलने ही वाली थी कि उसे कराची से संदेश मिला कि विक्रांत अब मद्रास में भी नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार अपने जासूसों से विक्रांत की पल पल की खबर ले रहा था और अपने मिशन में लगे लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन भारतीय एजेंसियां भी तू डाल डाल में पात पात खेल रही थी। पनडुब्बी PNS गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद ने कराची संदेश भेजा कि अगर विक्रांत मद्रास से गायब हो गया तो अब उनके लिए अगला आदेश क्या है। इसलिए कराची में बैठे अधिकारियों ने पाकिस्तान के पूर्वी बेड़े के कमांडर को संदेश भेजा कि क्या आपके पास विक्रांत के मूवमेंट की कोई जानकारी है। ये संदेश जो पाकिस्तानी हेडलर्स आपस में एक दूसरे को भेज रहे थे, इन संदेश को भारत में बैठे मेजर धर्म देवदत्त पहले ही डिकोड करने में लगे हुए थे और इसी के अनुरूप भारतीय नौसेना अपने प्लान बना रही थी। उधर पाकिस्तान भी अपने जासूसों और भारतीय एजेंसियों के संदेशों के आधार पर अपने मिशन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। पाकिस्तान नौसेना ने गाजी के कमांडर जफर खान को संदेश भेजा कि इस वक्त विक्रांत विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। ये मौका पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा था। यहाँ INS विक्रांत को तबाह करना अन्य बंदरगाहों की बजाय ज्यादा सुविधाजनक था। 23 नवंबर 1971 को गाजी त्रिकोमाली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया और 1 दिसंबर की रात विशाखापट्टनम बंदरगाह के नेविगेशनल चैनल में दाखिल हो गई। यहाँ गाजी के कमांडर जफर खान के लिए प्रॉब्लम ये थी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह की गहराई कम होने की वजह से गाजी 2.1 नॉटिकल माइल्स पहले ही रुक गई, क्योंकि गाजी का इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं था। कमांडर जफर ने फैसला लिया कि वो यहीं रुकेंगे और विक्रांत के बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। इस 20 गाजी के मेडिकल टीम ने बताया कि पनडुब्बी के फ्यूम्स से नौसैनिकों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, साथ ही पनडुब्बी को भी खतरा बढ़ रहा है। इसलिए तय किया गया कि रात में समुद्र की सतह पर आकर ताजी हवा ली जाएगी और इस वक्त बैटरियों को भी बदला जाएगा। PNS गाजी में इस वक्त हाइड्रोजन स्तर लगातार सुरक्षा मानकों से ऊपर जा रहा था, जिससे गाजी में विस्फोट होने का खतरा भी बढ़ रहा था। लेकिन कमांडर जफर को पता था कि दिन के समय पनडुब्बी को ऊपर लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि गाजी काफी बड़ी पनडुब्बी थी और ये दूर से भी नजर आ सकती थी।
शाम 5 बजे के आसपास एक नाविक बेहोश हो गया। इसलिए मेडिकल टीम ने सलाह दी कि हम रात तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी ऊपर की सतह पर चलना होगा। पूरे मामले को देखते हुए कमांडर जफर ने आदेश दिया कि पनडुब्बी को पहले समुद्री सीमा से 27 फीट नीचे तक ले जाया जाए। वहां तक आकर कमांडर जाफर ने पेरिस्कोप से बाहर की स्थिति देखी तो कमांडर सन रह गए। कमांडर ने देखा कि उनसे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा भारतीय पोत उन्हीं की दिशा में चला आ रहा है। जाफर ने तुरंत गाजी को नीचे डाइव करने का आदेश दिया और मात्र 90 सेकंड में गाजी फिर से समुद्री तट पर चली गई। इसी वक्त भारतीय पोत गाजी के ऊपर से आगे निकल गया। कमांडर जफर नीचे रहकर ही हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे, पर दूषित हवा की वजह से पनडुब्बी में मौजूद नौसैनिकों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि 3-4 दिसंबर की रात 12 बजे ऊपर जाकर 4 घंटे मरम्मत का काम करके सुबह 4 बजे वापस नीचे आ जाएंगे। ये वो समय था जब गाजी अपनी नौसेना मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रही थी और उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। इधर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर भारत पर हमला कर दिया था। 3-4 दिसंबर की आधी रात का समय था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश को संबोधित कर पाकिस्तानी हमले की सूचना दे रहे थे। अभी प्रधानमंत्री का भाषण चल ही रहा था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से थोड़ी दूरी एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के पास बने घरों के शीशे तक टूट गए थे। बंदरगाह के पास वाले लोगों ने देखा कि काफी ऊंचाई तक पानी उछल कर गिरा। लोगों को ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो और कुछ लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने बमबारी शुरू कर दी है। लेकिन ये धमाका पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी में हुआ था। इस विस्फोट का समय था 12:15। बाद में गाजी से एक घड़ी मिली थी जिसने भी इसी समय पर काम करना बंद कर दिया था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये धमाका इसी समय पर हुआ था। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता है। सबसे मजे की बात यह है कि इस कहानी की रोचकता यहीं से शुरू होती है। हकीकत कहानी यह है कि जब विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी तबाह हुई थी, उस समय भारतीय वायुयान पोत INS विक्रांत विशाखापट्टनम बंदरगाह पर था ही नहीं। हुआ कुछ यूं था कि वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नौसेना को पाकिस्तान के इस मिशन के बारे में पता चला, तो भारतीय नौसेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया था। चूंकि पाकिस्तानी पनडुब्बी भारतीय पोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए आई थी, इसलिए भारतीय नेवी ने विक्रांत को पहले ही मद्रास बंदरगाह से विशाखापट्टनम की बजाय अंडमान निकोबार भेज दिया था। अब यहाँ भारतीय नौसैनिकों को जरूरत थी कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को अपने जाल में फंसाया जाए। इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया। विक्रांत की जगह भारतीय नौसेना के एक अन्य युद्धपोत INS राजपूत का सहारा लिया गया और इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से 160 किलोमीटर दूर ले जाया गया और उससे कहा गया कि वह विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल करे और उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर खूब सारी रसद की मांग करे जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय युद्धपोत के लिए जरूरी होती है। इसी समय
भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम बाजार से खूब सारी मात्रा में राशन, मांस, मछलियां और सब्जियां खरीदी गई ताकि विशाखापट्टनम में मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को यह लगे कि विक्रांत यहीं आने वाला है। ये एक पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था जो सफल रहा। ये प्लान काम कर गया। कैसे? पाकिस्तान ने अपने जासूसों से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तानी नौसेना ने गाजी को विक्रांत के विशाखापट्टनम में होने की गलत सूचना दी थी और गाजी जो भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तबाह करने आई थी, वो खुद भारतीय नौसेना के जाल में फंसकर खत्म हो गई। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबने के असली कारण। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबने के कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं रखे गए। इसकी वास्तविक कहानी क्या थी? स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आज तक बचते आए हैं। गाजी के डूबने के कारणों पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, गाजी के इस हादसे के बाद भारतीय नौसेना द्वारा कहा गया था कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस राजपूत द्वारा मार गिराया गया था। नंबर 2, हालांकि बाद में यह भी अनुमान लगाया गया कि गाजी अपने द्वारा बिछाए गए बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर गई थी और विस्फोट हो गया था। नंबर 3, सुरक्षा एजेंसी द्वारा यह भी माना गया था कि गाजी अपने साथ जिन बारूदी सुरंगों को लेकर चल रही थी उनमें अचानक विस्फोट हो गया और वह वहीं नष्ट हो गई थी। नंबर 4, लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच एक और बात सामने आई। वो थी कि गाजी में हाइड्रोजन गैस का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जिससे उसमें विस्फोट हो गया। जब गाजी के अवशेषों की जांच की गई और टूटे हुए भाग को देखा गया तो चौथे कारण को ही ज़्यादा बल मिला। बाकी स्पष्ट अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है और इसी प्रकार जाल बिछाने वाला पाकिस्तान हारकर बैठ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।